हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन हैरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी इसी वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, साथ ही द्विआधारी संक्रियाओं में क्रम विनिमयता और साहचर्यता के गुण को भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, तब उसके बाद हम उनके गुणों को जानेंगे। तो पढ़ लेते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। तो द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती हैं। मान के चलिए हमें एक फलन दे रखा है जिसे हम स्टार से प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है उसे मोस्टली हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं, बाकी हम चाहे प्रदर्शित उसे एफ से करें, चाहे एक्स से करें, चाहे वाई से करें। तब एक फलन स्टार जो कि ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है वह एक द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। एक फलन जो कि समुच्चय ए पर ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है वह द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया ए समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों को उसी समुच्चय के एक अवयव से संबद्ध कराती है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार हम कहें, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए के दो अवयवों को ए के ही किसी एक अवयव से संबद्ध कराती है। मान करके चलिए हमें ए बराबर दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तब हमने वहाँ दो अवयव लिए और उनमें हमने परिभाषित किया स्टार को कुछ इस तरीके से प्लस द्वारा, योगफल नियम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। प्लस में जो ये ए समुच्चय है वह एन से बदल दिया गया और एन पर परिभाषित है। अब आप यहाँ देखेंगे यदि हम दो प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं और उनका योगफल प्राप्त करते हैं तो वह भी सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में योगफल का जो नियम है वह एक द्विआधारी संक्रिया होगा, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं को वह एक प्राकृतिक संख्या से ही संबद्ध कराते हैं। जैसे मान करके चलिए हमने 2 और 3 दो अवयव ले लिए, यदि हम संक्रिया लगा लेते हैं प्लस की तब उनका जो योगफल है वह भी 5 ही आएगा जो कि प्राकृतिक संख्याओं में ही उपस्थित होगा। इसका मतलब है कि यह जो संक्रिया हमने प्लस द्वारा प्रदर्शित की है वह एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि यह ए के दो अवयवों को ए के ही किसी एक अन्य अवयव से संबद्ध कराती है, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं द्विआधारी संक्रिया के। जैसे कि हमें प्राकृतिक संख्याओं की जगह अब दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वह ए का मान आर में ले रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक समुच्चय आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे गुणा करें, यह जो तीनों के तीनों ऑपरेशंस होते हैं यह द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। कैसे होंगी? मान करके चलिए यदि हम प्लस को परिभाषित कर रहे हैं आर क्रॉस आर से आर में, तो जब भी आप दो अवयव लेंगे ए कॉमा बी आर क्रॉस आर में और उन्हें संबद्ध करके हमें मिलता है उनका योगफल, क्योंकि यहाँ जो हमने संक्रिया परिभाषित की है वह ए प्लस बी से परिभाषित की है। तो ए और बी आर क्रॉस आर का हमने अवयव लिया, दो अवयव लिए जो वास्तविक संख्याओं से संबद्ध हैं, तब प्लस के अंतर्गत हमें उनका मान मिलेगा ए प्लस बी। और आप सदैव देखेंगे कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल भी सदैव ही वास्तविक संख्या होगा। इसका मतलब है कि प्लस के अंतर्गत ए प्लस बी का जो मान है वह सदैव आर में ही उपस्थित होगा, इसीलिए यह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। इसी तरीके से यदि हम माइनस वाला मान देख लेते हैं, माइनस संक्रिया हमने परिभाषित की आर क्रॉस आर से आर में, फिर से वह दो अवयवों को इस प्रकार से संबद्ध करता है कि वह उनके अंतर के बराबर हमें आंसर देता है। अब यदि आप दो अवयव ए और बी वास्तविक संख्याओं में से ले रहे हो तो उनका अंतर भी सदैव वास्तविक संख्याओं में ही मिलेगा, ए माइनस बी सदैव वास्तविक संख्याओं में ही उपस्थित होगा। इसका मतलब है यह भी एक द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरीके से गुणनफल नियम को गुणा द्वारा प्रदर्शित संक्रिया है, आर क्रॉस आर से आर पर परिभाषित है। इस तरीके से परिभाषित है कि वह दो अवयवों में गुणन का नियम लगाने पर हमें आंसर में ए बी देते हैं। अब फिर से आप देखें यदि हम ए और बी दो अवयव वास्तविक संख्याओं में से ले रहे हैं तो उनका गुणनफल फिर से सदैव वास्तविक संख्याओं में ही उपस्थित होगा। इसीलिए यह जो संक्रिया हमने तीनों लिखी हैं यह तीनों की तीनों कैसी होंगी? द्विआधारी संक्रिया होंगी। लेकिन अगर हम बात करें भाग की, हमने भाग को प्रदर्शित किया आर क्रॉस आर से आर में,
जहाँ दो अवयवों को वह बदल देते हैं a बटे b में। यदि हम दो अवयवों में भाग नियम लगाते हैं तो वह उत्तर में हमें a बटे b देते हैं। तब आप देखें, यदि हम यहाँ b का मान 0 ले लेते हैं जो कि वास्तविक संख्याओं में उपस्थित होता है, तो ये जो a बटे b का मान है वह कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं रहेगा क्योंकि हर का मान यहाँ 0 है। और जो a बटे b अपरिभाषित है फिर वह वास्तविक संख्याओं में उपस्थित नहीं होगा। इसीलिए यह जो भागफली संक्रिया है वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा अवयव है जिसे हम a और b के पदों में मान लगा लेते हैं, तो वह भागफल के रूप में जो आंसर दे रहे हैं वह परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए यह भाग वाली जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि इस भाग वाली संक्रिया को हम परिभाषित कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं में जो कि अशून्य दे रखी हैं, उनमें शून्य सम्मिलित नहीं किया गया है, तब आर स्टार हम उन्हें प्रदर्शित कर लें। आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में दी गई हैं। a, b संबद्ध किया जाता है a बटे b से। अब आप देखें a और b का मान चाहे आप कुछ भी ले लें वास्तविक संख्याओं में से, क्योंकि यह शून्य मान तो दे नहीं रहे हैं, तो a बटे b का जो मान है वह भी सदैव आर स्टार में ही उपस्थित रहेगा। इसीलिए भाग की जो संक्रिया है वह आर स्टार अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले केस में केवल b बराबर 0 पर वह अपरिभाषित था। यदि हम यहाँ से 0 को हटा देते हैं, हम ले लेते हैं इसे आर स्टार, तब यह जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी। अतः भाग आर स्टार में एक द्विआधारी संक्रिया होगा। तो ये तो अब तक बात हुई वास्तविक संख्याओं के लिए। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग व्यवकलन, अंतर को व्यवकलन भी कहा जाता है, तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब द्विआधारी संक्रिया के लिए हमें चाहिए, यदि हम दो अवयव प्राकृतिक संख्याओं में से ले रहे हैं तो उनका अंतर और उनका भागफल भी प्राकृतिक संख्या में हो तो वह द्विआधारी संक्रिया होगी। यदि वह आंसर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं दे रहे हैं तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो सबसे पहले जांच कर लेते हैं अंतर के लिए। अंतर को प्रदर्शित किया n क्रॉस n से n पर परिभाषित करके। वह a और b के क्रमिक युग्म को हमें देते हैं आंसर में a माइनस b के बराबर। ये आप देख रहे हैं, यदि हम यहाँ दो अवयव 3 और 5 ले लेते हैं जो कि प्राकृतिक संख्याओं में से लिए गए हैं, तब वह हमें फलन के अनुसार बदल करके देते हैं उनके अंतर में 3 माइनस 5 जो कि बराबर आएगा -2 के। अब क्योंकि -2 प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं है, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। यदि इनका आंसर भी एक प्राकृतिक संख्या आ रहा होता प्रत्येक अवयव के युग्म के लिए तो फिर वह यह एक द्विआधारी संक्रिया हो जाती। इसीलिए अंतर n में द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से हम देख लेते हैं भागफल के लिए। भागफल को हमने परिभाषित किया, भाग से n क्रॉस n से n में है, जहाँ a और b के क्रमिक युग्म को बदल दिया जाता है a बटे b में ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ डिवीजन दिया गया है। फिर से आप देखें, यदि हम 2 और 3 के क्रमिक युग्म में यह ऑपरेशन लगा लेते हैं तो a और b का क्रमिक युग्म ऑपरेशन से बदल जाता है उनके भागफल में 2/3 में। अब फिर से क्योंकि 2/3 तो प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित होता ही नहीं है, और जब इनका आंसर हमें उसी समुच्चय में नहीं मिल रहा है तो इसीलिए फिर से यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है कि अंतर और भागफल प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं होते हैं। तो ये तो हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस। हम कुछ और ले लेते हैं, कुछ संक्रियाएं जो कि फंडामेंटल से थोड़ा ऊपर हैं। मान करके चलिए एक ऑपरेशन हमें दे रखा है, एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है स्टार r क्रॉस r से r में, जहाँ a और b दो अवयव हमें परिभाषित करके दे रखे हैं a प्लस 4b स्क्वायर के द्वारा। हमें सिद्ध करके बताना है कि यह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो यदि हम यह सिद्ध कर दें कि a और b यदि हम दो अवयव वास्तविक संख्याओं से ले रहे हैं तब a प्लस 4b स्क्वायर का मान भी वास्तविक संख्याओं में ही उपस्थित है, तो सिद्ध हो जाएगा कि यह जो द्विआधारी संक्रिया हमें दे रखी है, यह जो संक्रिया हमें दे रखी है वह द्विआधारी होगी, बाइनरी होगा। अब आप देखें, यदि a और b दो अवयव हम वास्तविक संख्याओं से ले रहे हैं
यहाँ पर उनका वर्ग किया गया है, 4 की गुणा की गई है और उन्हें जोड़ दिया गया है a के साथ। इस तरीके से यदि आप दो वास्तविक संख्याएं ले रहे हैं और उनके ऊपर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको सदैव यह मान वास्तविक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई रूट वाला मान नहीं दे रखा है जिससे कि वह वास्तविक संख्याओं में नहीं आएंगे। वैसे भी रूट वाले मान से भी वह वास्तविक संख्याओं में ही गिने जाते हैं। तो यदि हम दो अवयव वास्तविक संख्याओं में ले रहे हैं तब भी a + 4b² का मान भी R में ही उपस्थित होगा। इसीलिए ये जो संक्रिया हमें परिभाषित करके दे रखी है वह एक द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है z+ धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में a∗b परिभाषित किया गया है a-b द्वारा, तब हमें बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया होगा या नहीं। इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के लिए किया था। यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका अंतर सदैव धनात्मक पूर्णांक ही हो। जैसे कि यदि हम 3 में से 5 घटा लेते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वह धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, -2 धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। इसीलिए यह जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया है धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में स्टार परिभाषित किया है उन दोनों अवयवों के गुणनफल द्वारा। अब आप देख रहे हैं यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक लें और उनका गुणनफल करें तो हमेशा धनात्मक ही आएगा। इसका मतलब है इनका जो आंसर है वो z+ में ही हमेशा उपस्थित होगा। इसीलिए यह जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया होगी। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही इनके आंसर्स भी यहाँ आप मैच कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में a∗b परिभाषित किया जा रहा है a तथा b का LCM एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। फिर से जांच कर लेते हैं कि यदि हम दो अवयवों पर यह संक्रिया लगाते हैं तो क्या उनका आंसर इसी समुच्चय में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप देखें a∗b हमें परिभाषित करके दिया गया है a तथा b का LCM। यदि हम यहाँ से कोई भी दो अवयव ले लें, मान के चलिए a का मान हमने यहाँ 2 ले लिया है और b का मान हमने 3 ले लिया है, उनके बीच में यदि हम संक्रिया लगाएं तो हमें प्राप्त होगा 2 तथा 3 का LCM। यदि आप 2 और 3 का LCM निकालेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब क्या 6 यहाँ दिए गए समुच्चय में उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, क्योंकि 6 यहाँ दिए गए समुच्चय का एक अवयव नहीं है। इसीलिए यह जो संक्रिया हमें दे रखी है स्टार वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यही हमसे पूछा जा रहा था कि क्या दिए गए समुच्चय में दी गई संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। साथ ही एक और क्वेश्चन जो कि बाइनरी ऑपरेशन पर टेबल बनाने से रिलेटेड है। मान करके चलिए हमें a बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5 का समुच्चय, और यहाँ जो ऑपरेशन दिया है वो इन्फीमम से दिया गया है, निम्नतम से दिया गया है। ये जो साइन होता है ये निम्नतम को प्रदर्शित करता है, और यदि हम इसे ऊपर की तरफ खोल देते हैं तो यह सुप्रीमम का साइन होता है, उच्चतम को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले निम्नतम को समझ लें। a निम्नतम b बराबर प्रदर्शित किया जाता है निम्नतम a, b। इसका मतलब है यदि हमने दो अवयव लिए हैं तो उनमें जो भी छोटा है वही संक्रिया का आंसर होगा। इससे यह परिभाषित की गई संक्रिया हमें बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, और साथ ही इस संक्रिया के लिए हमें संक्रिया सारणी भी लिख करके बतानी है। यहाँ एक नया स्टेप है, संक्रिया सारणी। अब आप देखें ये हमें देते हैं निम्नतम a और b में से, क्योंकि अब जब a और b के मान हम दिए गए समुच्चय में से ही लेंगे और आंसर भी इन्हीं दोनों में से ही कोई आना है, कोई भी अब हम यहाँ ले लें, तो इसीलिए ये जो निम्नतम वाला ऑपरेशन यहाँ हम लगाएंगे हमेशा हमें आंसर इन्हीं में से ही मिलेगा। अब क्योंकि दो अवयवों पर जो हम संक्रिया लगा रहे हैं उनका आंसर भी हमें इन्हीं में से मिल रहा है, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया होना चाहिए। जैसे कि हम इसे लिख करके बता सकते हैं कि क्योंकि ये जो इन्फीमम वाला ऑपरेशन है वो a क्रॉस a में दो अवयवों पर हमने लगाया a, b, एक युग्म पर लगाया k, a, b युग्म पर यदि हम लगा देते हैं तो वह a, b को इसी समुच्चय a के एक अवयव तक लेकर के जाएगा। a के एक अवयव
और वो जो अवयव होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों में से छोटा वाला अवयव, जो कि अवयव वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा ए तथा बी का निम्नतम तक लेकर के जाएगा। इसीलिए यह जो संक्रिया हमें दे रखी है इन्फीमम वाली, निम्नतम वाली, वह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। इस तरीके से यह हो जाती है द्विआधारी संक्रिया। चाहे आप कोई भी अवयव ले लें, मान के चलिए हम 2 और 3 में लगा रहे हैं, 2 और 3 में लगा रहे हैं, तो वह हमें देगा 2 और 3 का इन्फीमम। अब 2 और 3 में छोटा होता है 2। इस तरीके से जो भी अवयव हम यहाँ लेंगे समुच्चय ए में से, उन्हीं में से ही हमें इन्फीमम मिलना है, कोई भी अवयव हमें बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो संक्रिया होगी यह द्विआधारी संक्रिया होगी। अब इसके लिए संक्रिया सारणी कैसे बनानी है, हमें जितने भी अवयव दे रखे हैं उन्हें हम रो और कॉलम में लिख लेते हैं। हमें अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरीके से इस तरफ भी अवयवों को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। जो भी ऑपरेशन दिया जाता है हम उसे इस बॉक्स में लिखते हैं। यहाँ हमें इन्फीमम वाला दे रखा है, इसीलिए हम इन्फीमम वाला ऑपरेशन यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद संक्रियाओं को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लें। 1 के साथ 1 का इन्फीमम, 1 और 1 में सबसे छोटा कौन है, दोनों एक ही जैसे हैं, वही आंसर आएगा 1। 1 और 2 में छोटा है 1, 1 और 3 में छोटा अवयव 1, 1 और 4 में छोटा अवयव 1, 1 और 5 में छोटा अवयव 1। इसी तरीके से 2 और 1 में छोटा अवयव 1, 2 और 2 दोनों ही बराबर हैं, 2 और 3 में 2, फिर से 2। इसी तरीके से 3 और 1 में छोटा अवयव 1, 3 और 2 में छोटा अवयव होगा 2, 3 और 3 3 ही देंगे, 3 और 4 में छोटा अवयव 3, 3 और 5 में छोटा अवयव 3। इसी तरीके से संक्रिया सारणी को हम पूरा कर लें। 1, 2, 3, 4, 4, यहाँ आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो जाती है आपकी संक्रिया सारणी। चाहे तो आप पहले संक्रिया सारणी बना सकते हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं। क्योंकि अब आप देख रहे हो जितने भी अवयव हमें यहाँ आंसर में मिल रहे हैं वो सारे के सारे दिए गए समुच्चय में से ही मिल रहे हैं। कोई भी अवयव ऐसा नहीं दिख रहा है आपको जो 1 से 5 तक के अवयवों से बाहर हो। इसीलिए यह जो संक्रिया हमें दे रखी है वह द्विआधारी संक्रिया होगी। आप टेबल से भी देख सकते हैं, चाहे हम कोई सा भी क्रमिक युग्म यहाँ से उठा लें, ए क्रॉस ए में से ही बनाए गए हैं सारे के सारे क्रमिक युग्म, उनका जो इन्फीमम है वो हमेशा ही ए में ही उपस्थित होगा। इसीलिए यह जो संक्रिया हमें दे रखी है इन्फीमम वाली, यह द्विआधारी संक्रिया होगी। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान करके चलिए हमें ए बराबर दे रखा है 1, 2 और 3। इस बार हमें इन्फीमम की जगह ये दे दिया सुप्रीमम। ए सुप्रीमम बी बराबर अधिकतम, पहले हमने लिखा था निम्नतम, अब लिखेंगे अधिकतम ए और बी का। हमें बताना है कि यह जो संक्रिया है यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, साथ ही इसके लिए संक्रिया सारणी भी बना करके बतानी है। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर करना है। लेकिन जब हम इसे अधिकतम के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 और 1 में तो अधिकतम 1 ही होता है। 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2। 1 और 3 में बड़ा 3, 1 और 4 में बड़ा 4, 1 और 5 में बड़ा 5। तो इस तरीके से जहां हम निम्नतम अवयव को आंसर में लिख रहे थे, इस बार हम अधिकतम अवयवों को आंसर में लिख करके बताएंगे। अब यदि हमें कोई समुच्चय दे रखा है तो उस पर कितनी द्विआधारी संक्रियाएं हम बना सकते हैं, उसे भी हम निकाल सकते हैं बाई फॉर्मूला। हमें पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्याएं। नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मान के चलिए स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए क्रॉस ए से ए में, जहाँ पर ए में अवयवों की संख्या हमें ए के बराबर दे रखी है। तब समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की जो संख्याएं होती हैं, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर ए टू दी पावर 2, ए की पावर ए और उसके ऊपर पावर 2। जैसे कि मान करके चलिए हमें ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3। अब यदि आप अवयवों की गिनती देखें तो ए में अवयवों की संख्या बराबर है 3 के, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो संख्या होनी चाहिए द्विआधारी संक्रियाओं की वह कितनी होनी चाहिए, ए का मान हमने रख दिया 3, ए का मान घात में फिर से 3 और ऊपर घात है 2। यदि हम इसे हल कर लेते हैं 3 की घात 2 का मान 9।
अब 3 की घात 9 का मान हल करना थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, इसलिए हम आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है कि एक दिए गए समुच्चय में कितनी द्विआधारी संक्रियाएं हम परिभाषित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के गुणों की। क्रम विनिमयता। कोई भी द्विआधारी संक्रिया हमें दे रखी है, समुच्चय x में परिभाषित कर रखी है, a में परिभाषित कर रखी है, कोई भी समुच्चय आप नाम दे सकते हैं, तब वह द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है, कम्यूटेटिव कहलाती है यदि x के प्रत्येक अवयव के लिए a स्टार b का मान b स्टार a के बराबर हो। इसका मतलब है या तो हम a पर b, a और b में संक्रिया लगाएं या फिर b और a में संक्रिया लगाएं, दोनों की दोनों एक ही मतलब रखती हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि आप देखें, चाहे तो हम a में b को जोड़ लें या फिर b में a को जोड़ लें, हमेशा ही बराबर बराबर होते हैं। चाहे आप a और b का मान कुछ भी ले लें, वास्तविक संख्याओं को लेकर के हम बता सकते हैं। यदि a और b हमने दो वास्तविक संख्याएं ली हैं, तब चाहे आप a में b को जोड़ें या b में a को जोड़ें, दोनों का आंसर आपको एक जैसा ही मिलने वाला है। इसीलिए R में यह जो प्लस संक्रिया होती है वह क्रम विनिमय होती है। साथ ही पढ़ लेते हैं साहचर्यता गुण कोष के। साहचर्यता एसोसिएटिविटी एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित की गई वह संक्रिया साहचर्य कहलाएगी, एसोसिएटिव कहलाएगी। अब हमें यहाँ पढ़ने होते हैं 3 अवयव। यदि पहले हम a और b में ऑपरेशन लगाएं, उसके आंसर पर c के साथ ऑपरेशन लगाएं, चाहे पहले हम b और c में ऑपरेशन लगा लें उसके बाद a के साथ उसे हल कर लें, तो या चाहे हम कोई भी क्रम ले लें उन्हें हल करने का, पहले a और b को हल करें बाद में उसके साथ c को हल करें, या फिर पहले b और c को हल करें बाद में उसके साथ a को हल करें, दोनों का आंसर एक जैसा ही आना चाहिए, तो वह क्रम साहचर्यता को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि यह दोनों मान बराबर बराबर नहीं आते हैं तो यह फिर साहचर्य गुण को नहीं रखने वाली संक्रिया कही जाती है। जैसे कि मान करके चलिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है प्लस पे r क्रॉस r से r में, और साथ ही गुणनफल में भी दे रखा है r क्रॉस r से r में। क्या यह संक्रियाएं क्रम विनिमय होंगी? क्या यह संक्रियाएं साहचर्य हो गई? ये हमें पता करके बताना है। अब यदि सबसे पहले हम प्लस वाली संक्रिया के लिए देख लेते हैं, तब यदि हम a और b को जोड़ लें, चाहे b और a को जोड़ लें, हमेशा ही बराबर बराबर आएंगे, क्योंकि a प्लस b का मान और b प्लस a का मान सदैव ही बराबर होता है। इसी तरीके से चाहे हम पहले a प्लस b में c को जोड़ें या फिर पहले b और c को जोड़ने के बाद उसमें a जोड़ लें, हमेशा ही आपको यह दोनों मान बराबर बराबर मिलेंगे, जहाँ पर कि a b c हमने लिए हैं वास्तविक संख्याओं में से। इसीलिए यह जो प्लस वाली संक्रिया है यह क्रम विनिमय भी होगी और साहचर्य भी होगी। अब बात कर लेते हैं गुणा वाली संक्रिया के लिए। गुणा प्रदर्शित किया गया है r क्रॉस r से r में। अब यदि आप a में b की गुणा करें या फिर b में a की गुणा करें, एक ही बात होती है, दोनों का आंसर हमेशा एक जैसा ही आता है। इसी तरीके से चाहे हम पहले a और b की गुणा करके बाद में c की गुणा करें या फिर b में c की गुणा करके a की गुणा उसमें बाद में करें, हमेशा दोनों ही मान बराबर बराबर आएंगे, चाहे a b c के मान वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान लेकर के लिया गया हो। तो इस तरीके से यह जो गुणा वाली संक्रिया है वह भी क्रम विनिमय भी होगी और साहचर्य भी होगी। तो इस तरीके से प्लस वाली संक्रिया और गुणा वाली संक्रिया दोनों ही क्रम विनिमय भी होती हैं और साहचर्य भी होती हैं। लेकिन यदि आप देखोगे माइनस वाली संक्रिया के लिए तो वह क्रम विनिमय भी नहीं होगी और साहचर्य भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि हम a में से b घटा रहे हैं और b में से a घटा रहे हैं तो दोनों में मान में अंतर मिलेगा, दोनों मान आपको बराबर बराबर नहीं मिलेंगे। जैसे मान करके चलिए हम 2 में से 3 घटाएं और 3 में से 2 घटाएं, तो यहाँ तो आपको आंसर मिलेगा -1 और यहाँ आपको आंसर मिलेगा +1, जो कि बराबर नहीं होते हैं। इसलिए यह जो संक्रिया है यह क्रम विनिमय भी नहीं होती है और साहचर्य भी नहीं होती है। इसी तरीके से भाग वाले नियम में भी यदि हम 2 में 3 से भाग करें और 3 में 2 से भाग करें, दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। a में b का भाग करना और b में a का भाग करना दोनों अलग अलग आंसर हमें देते हैं, कभी भी यह बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए यह जो संक्रियाएं हैं यह क्रम विनिमय और साहचर्य नहीं होती हैं। केवल प्लस वाली संक्रिया और गुणनफल वाली संक्रिया ही साहचर्य और क्रम विनिमयता के गुण को रखती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर ऑपरेशंस की।
मान करके चलिए ए स्टार बी हमें परिभाषित करके दिया गया है ए प्लस 2b द्वारा, और ये जो स्टार संक्रिया है वह आर क्रॉस आर से आर पर परिभाषित की गई है। तब हमें सिद्ध करके बताना है कि यह जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय भी होती है और साहचर्य नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम विनिमयता की। हमें स्टार दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b। तो यदि हम ए स्टार बी का मान निकाल करके बताएंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस 2b। हम इन्हें चेक करके बताएंगे कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है और साहचर्य है या नहीं है। ए स्टार बी हमने निकाला ए प्लस 2b। यदि हम बी स्टार ए का मान निकाल करके बताएंगे तो अब जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ बी आएगा और जहाँ बी लिखे हुए हैं वहाँ ए आएंगे। अब यदि आप इनकी तुलना करके देखो तो ए प्लस 2b है और यहाँ ए का गुणांक 2 है और बी अलग से लिखा हुआ है। इसका मतलब है यह आपस में बराबर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जनरली ए प्लस 2b बराबर नहीं होता है बी प्लस 2a के। चाहे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान करके चलिए हम ए का मान ले लेते हैं 3 और बी का मान ले लेते हैं 4। तब 3 स्टार 4 का मान यदि हम निकालेंगे, ए की जगह 3 प्लस 2 गुणा बी का मान 4, तो हमें मिलेगा 3 प्लस 8, 8 और 3 11। और यदि हम निकाल लेते हैं 4 स्टार 3 का मान, अब ए की जगह हमें 4 लगा लेना है, 2 गुणा बी की जगह 3 लगा लेना है। इसे हल कर लेते हैं तो 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 4 10। आप देख रहे हैं 3 स्टार 4 और 4 स्टार 3 का मान आपस में बराबर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यह जो स्टार संक्रिया है यह क्रम विनिमय नहीं है। और साथ ही जब क्रम विनिमय नहीं है तो शायद यह साहचर्य भी नहीं होगी, क्योंकि जब 2 ही अवयव आपस में बराबर बराबर मान नहीं दे रहे हैं उलटने पर, तो वहाँ तो हमें 3 मानों में संक्रियाएं पढ़नी होती हैं। अब हम जांच कर लेते हैं साहचर्यता के गुण की। तो सबसे पहले निकाल के बताएंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर कितना होता है। ए स्टार बी पहले ही परिभाषित करके दे रखा है ए प्लस 2b और उस पर लगाना है सी। अब यह हमारा पहला अवयव होगा और स्टार के बाद वाला दूसरा अवयव होगा। नियम के अनुसार पहले वाले अवयव को ऐसे का ऐसा ही रखना है ए प्लस 2b, उसके बाद प्लस लगा लेना है और दूसरे अवयव का 2 गुना करके लिखना है, दूसरे अवयव का 2 गुना करके लिखना है। तो ये हमें मिल जाता है ए स्टार बी स्टार सी का आंसर। इसी तरीके से निकाल लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी का आंसर बराबर होगा ए स्टार, पहले बी स्टार सी को हल कर ले तो वह बराबर होता है पहला अवयव प्लस 2 गुने दूसरे अवयव का। फिर से इन्हें हल करें। संक्रिया के अनुसार पहला अवयव हमें ऐसे का ऐसा ही रखना है, प्लस लगाना है और दूसरे अवयव का 2 गुना करके हमें लिख लेना है। बराबर होगा ए प्लस 2b प्लस 2 दूनी 4c। अब फिर से इनकी तुलना करके देखें दोनों बराबर दिख रहे हैं या नहीं। ए आ रहा है, 2b 2b, लेकिन यहाँ 2c लिखा हुआ है और यहाँ 4c लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह दोनों मान आपस में बराबर बराबर नहीं है। अब चूंकि ए प्लस 2b प्लस 2c का मान बराबर नहीं होता है ए प्लस 2b प्लस 4c के, इसका मतलब है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान जो हमने निकाला है और ए स्टार बी स्टार सी का जो मान हमने निकाला है वह बराबर बराबर नहीं आया है। चाहे तो आप इसे एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर सकते हो। यदि हम 8 स्टार 5 स्टार 3 का मान निकालते हैं तो वह हमें हल करके मिला कितना, 8 प्लस 2 गुणा 5 पहला अवयव प्लस दूसरे अवयव का 2 गुना, उसके बाद स्टार 3 ऐसे का ऐसा, इन्हें हल कर ले। 5 दूनी 10 और 8 18, 18 के साथ फिर से स्टार 3 हल करना है। फिर से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले वाला ऐसे का ऐसे ही रखना है और दूसरे अवयव का 2 गुना उसमें जोड़ लेना है। अब हमें कितना मिल जाता है, 3 दूनी 6, 18 और 6 24। इसी तरीके से हल कर लें। 8 स्टार 5 स्टार 3 बराबर कितना आएगा, 8 स्टार। इन दोनों में अब लगाना है पहला अवयव ऐसे का ऐसा और दूसरे अवयव का 2 गुना, 2 गुणा 3 बराबर होगा 8 स्टार। 3 दूनी 6 और 5 11। फिर से इन्हें हल कर लें तो हमें मिलेगा 8 प्लस 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। अब यदि हम न्यूमेरिकली भी देखें इन्हें सॉल्व करके तो दोनों बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं, और जब दोनों बराबर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है जो हमें संक्रिया दे रखी है यह साहचर्य संक्रिया नहीं होगी।
और एक और क्वेश्चन से क्रम विनिमय और साहचर्य को क्लियर कर लेते हैं। मान करके चलिए Z+ के समुच्चय में हमें एक संक्रिया A*B परिभाषित करके दे रखी है 2 की घात AB। हमें बताना है कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्रम विनिमयता। यदि हम A*B को निकालें तो वह हमें प्राप्त होगा 2 की घात AB। क्या हम 2 की घात AB को लिख सकते हैं 2 की घात BA? क्योंकि A और B का गुणनफल करें चाहे B और A का गुणनफल करें हमेशा ही बराबर होता है। हम यहाँ रीज़न भी दे सकते हैं क्योंकि AB और B हमेशा बराबर ही होते हैं जबकि A और B Z+ में हो, क्योंकि Z+ यहाँ हमें दे रखा है इसलिए हमने यहाँ Z+ लिख लिया है। अब आप देखेंगे 2 की घात BA, 2 की घात BA, जैसे कि यहाँ A*B था तो यहाँ ऑर्डर था AB। अब यहाँ है 2 की घात में BA तो ऑर्डर होना चाहिए B*A। तो हम A*B को B*A के बराबर लिख करके बता रहे हैं और यही होता है क्रम विनिमयता के लिए आवश्यक नियम। इसका मतलब है कि यह जो स्टार हमें संक्रिया दे रखी है वह क्रम विनिमय है। इसी के साथ पढ़ लेते हैं साहचर्यता। साहचर्यता के लिए पहले निकाल लेते हैं A*B*C जो कि बराबर होगा A*B का मतलब है 2 की घात AB और फिर उसे हल कर लेना है C के साथ। और जब भी हमें संक्रिया लगानी है तो ये हो गया पहला अवयव, ये हो गया दूसरा अवयव। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह हमें देता है 2 की घात पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। अब पहला अवयव है 2 की घात AB और गुणा में हमें मिलेगा C। इसी तरीके से हल कर लेते हैं A*B*C को। A* पहले हल करेंगे, B*C को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की घात BC। फिर से उसी नियम से 2 की घात पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। फिर से आप इनकी तुलना करके देखें तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात AB गुणा C, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 2 के ऊपर 2 की घात BC और गुणा में A, जो कि जनरली इक्वल नहीं होंगे। अब चूंकि ये दोनों बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं, A*B*C इक्वल नहीं आ रहा है A*B*C के, इसीलिए यह साहचर्य नहीं होगा। दी गई संक्रिया क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है जिसमें संक्रिया सारणी दी गई है और संक्रिया सारणी की मदद से हमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ हमें A बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और एक संक्रिया सारणी बना करके दी गई है। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे पार्ट में पूछा गया है क्या स्टार क्रम विनिमय है और थर्ड पार्ट में फिर से एक मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान कैसे निकाल करके बताना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान। तो सबसे पहले 2 और 3 के बीच ऑपरेशन लगाना है। ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 स्टार 3 2 के साथ 3 का मान हमें ढूंढ लेना है। यदि हम 2 और 3 में संक्रिया लगा रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 1, इसीलिए हम 2 स्टार 3 की जगह लिख लेंगे 1। फिर उसके बाद स्टार 4। अब हमें जो मान चाहिए वह चाहिए 1 स्टार 4, 1 के साथ 4 का मान। तो फिर से हमें कितना मिल रहा है 1 के बराबर। तो इस तरीके से इसका मान हो जाता है 1। साथ में दूसरी बार में पूछा गया था 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान कितना होगा, तो 2 स्टार। पहले निकालते हैं 3 स्टार 4 का मान। 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 का मान फिर से हमें 1 मिल रहा है, 1 बराबर। अब हमें चाहिए 2 स्टार 1 का मान। 2 स्टार 1 के नीचे फिर से वह 1 ही मान दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1। तो यह हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि क्या दी गई संक्रिया क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए जब भी हमें एक संक्रिया सारणी दे रखी हो तो हम उसके मुख्य विकर्ण के सममित देखेंगे कि यह सारे मान बराबर बराबर हैं या नहीं। आप यहाँ देखें पहली पंक्ति का मान और पहले स्तंभ का मान बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप देखें दूसरी पंक्ति का मान और दूसरे स्तंभ का मान फिर से आपको बराबर बराबर दिख रहा है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ भी बिल्कुल बराबर बराबर है।
चौथी पंक्ति, चौथा स्तंभ, पांचवी पंक्ति और पांचवा स्तंभ, सारे मान आपको बराबर बराबर मिल रहे हैं। या हम कहें ये होता है मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, इसके सारे मान नीचे और ऊपर एक जैसे हैं। इसी तरीके से दूसरे अवयव के लिए यहाँ 1 2 1 है, यहाँ पर भी 1 2 1 है। यहाँ तीसरे अवयव को देखें तो 1 1, इसके नीचे भी 1 1 है, 4 1 1 और यह हो जाता है 5। जब भी संक्रिया सारणी के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सारणी सममित दे रखी होगी तो हम उस सारणी को क्रम विनिमय कहेंगे, उस संक्रिया को हम क्रम विनिमय कहेंगे। इसे हम लिख करके बता सकते हैं। हम लिख देंगे क्योंकि संक्रिया सारणी के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिक हमें नजर आ रही है, बिल्कुल एक जैसे मान हमें मिल रहे हैं, इसीलिए स्टार जो होगा वह क्रम विनिमय होगा। लेकिन यदि यह सममित नहीं होती तो यह क्रम विनिमय नहीं होती। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करने को कहा गया है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान। फिर से इन्हें हल करके बता देते हैं। 2 स्टार 3 का मान यदि हम देखें, 2 स्टार 3 का मान 1 के बराबर है, तो 2 स्टार 3 की जगह हम लिख लेते हैं 1 स्टार ऐसे का ऐसा। 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 के नीचे फिर से 1 लिखा हुआ है, 4 वाली लाइन में 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए इसका मान भी हो जाता है 1। और 1 स्टार 1 का मान, 1 स्टार 1 का मान भी 1 के ही बराबर है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 1। साथ ही इसी सारणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम साथ ही साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें समुच्चय 1 2 3 4 5, एक द्विआधारी संक्रिया इन्होंने दे दी ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का HCF। यहाँ जो संक्रिया परिभाषित है वह दोनों अवयवों के HCF से दी जाती है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो संक्रिया हमने परिभाषित की है, अभी जो हमें क्वेश्चन ऊपर दे रखा था, क्या वह उस संक्रिया से मिलान करती है, क्या वह इस संक्रिया के समान है, ऐसा हमें जवाब उन्हें देना है। तो सबसे पहले तो हमें सारणी पता होनी चाहिए इस दिए गए समुच्चय के लिए, तभी तो हम सारणी का मिलान करेंगे। तो हम सारणी बना लेते हैं। संक्रिया हमें दे रखी है स्टार डैश, अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ अवयव दिए हैं 1 2 3 4 और 5। हमें यहाँ जो भी अवयव लेने हैं उनका HCF यहाँ लिख करके बताना है। तो सबसे पहले लेते हैं 1 और 1 का HCF। 1 के बराबर, 1 और 2 में भी उभयनिष्ठ 1 ही होता है, 1 और 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में भी 1 ही उभयनिष्ठ होगा। यदि हम 2 और 1 का HCF निकाल रहे हैं, फिर से 1 आएगा। 2 और 2 का HCF 2 के बराबर, 2 और 3 का HCF 1 के बराबर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 2 और 3 में। इसी तरीके से 2 और 4 में कॉमन फैक्टर हमें मिल जाता है 2। 2 और 5 में 1, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 1, 3 और 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 1, 4 4 में 4 मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। 4 और 5 में 1, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 1, 1 1 और यहाँ मिल जाएगा लास्ट में 5। अब हम मिलान करके देख लेते हैं पीछे वाली सारणी से, क्या यह बराबर है या नहीं है। आप देखें यहाँ सारे अवयव 1 1 लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी 1 1 ही हैं। फिर उसके बाद 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, फिर उसके बाद 1 1 3 1 1, 1 1 3 1 1, उसके बाद 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, फिर से सारे अवयव 1 हैं, लास्ट वाला 5 है। तो क्योंकि यह जो संक्रिया सारणी है वो ऊपर वाली सारणी के बिल्कुल बराबर बराबर है, इसका मतलब है ऊपर वाली जो सारणी हमें दे रखी है वो सारणी ए और बी के HCF के लिए बनाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार डैश वाली है और स्टार वाली संक्रिया है वह आपस में बराबर बराबर है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।